देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। मुल्क की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल सी महसूस की जा रही है। इमरान खान साहब 7 पहुँच गए हैं। 7 पहुँचने के बाद वही हुआ जो होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के अयूब बयान करके उन्होंने पीपल्स पार्टी पर हुसूल की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है फॉर्मली। इससे पहले पेशावर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ हुक्मरान जमात प्लस तहरीक इंसाफ के अयूब बयान किए और ये लोगों को बताने की कोशिश की है कि दरअसल पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जिसके पास आवाम के मसाइल का हल है। नून लीग इस सूरत हाल में कहाँ खड़ी है, नून लीग की क़यादत कहाँ खड़ी है, हुकूमत कहाँ खड़ी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन दोनों सवालों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव शौकत बसरा साहब, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। शौकत साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा। ये मुझे बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेशावर में खिताब किया है, उसके साथ ही साथ उन्होंने अयूब बयान कर दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्ज हुक्मरानी के। नून लीग को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। आप मुझे ये बताइए, अखलाकियात का जनाजा निकाल देने के ताने और गुड गवर्नेंस की जो बातें हैं, ये आपके ख्याल में पेशावर के लोग हज़म कर पाएंगे? उनको लगता है, आपको वाकई ऐसा लगता है कि पेशावर के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से इतना तंग आ चुके हैं कि अब वहाँ पीपल्स पार्टी की दाल गल जाएगी? नूरुल आरफीन, मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं, जितना सियासी शऊर इस वक्त, जब मैं तमाम सूबों को कंपैरिजन करता हूं, पेशावर के अंदर और केपी के अंदर मौजूद है। आप देख लीजिए कि वहां पर अगर कोई गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करती तो नेक्स्ट टाइम वो गवर्नमेंट पावर में नहीं होती है। अभी हम ये समझते हैं कि खान साहब ने हर काम किया है सिवाय अपने सूबे में काम करने के। सूबे में वहां पर क्या है, मुझे बताइए क्या तब्दीली है? वहां पे एहतसाब की हालत ये है कि अपना जो एहतसाब का सिस्टम था वो खत्म कर दिया। तब्दीली के दावे ये हैं कि मुझे बता दें कि वहां पे जाकर क्या हेल्थ में तब्दीली आई, क्या तालीम में तब्दीली आई, क्या प्रोग्राम किया, सिवाय इसके कि खान साहब गालियों का एक एजेंडा लेके चल रहे हैं। वो शाम को जब सोते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बन के सोते हैं, सुबह उठते फिर आंख खुल जाती है, एक एचकल लटक रही है वहां पर बनी गाला के अंदर, वो इनको तंग किए जा रही है। और मैं समझता हूँ खान साहब इस वक्त इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं जहनी तौर पर कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही, उन्हें ये नहीं पता कि आने वाले दिनों में वो डिस्क्वालीफाई। मैं आज अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा शौकत साहब, आपने जितनी बात की मैंने तहम्मुल से सुनी, इस बात की गवाही मेरे नाजरीन भी देंगे। एक और नुक्ता है, दूर की कौड़ी लाएं, बिलावल भुट्टो जरदारी फरमाते हैं सिंध में बेहतरीन अस्पताल बनाए गए जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। पहले तो ये बताइए कि ये जो सरकारी सरपरस्ती में लतीफ़ेबाजी का मुकाबला हुआ था जिसमें जीत अल्टीमेट जाहिर है कि एक ही शख्सियत की हुई, ये मुझे बताइए, सरकार ने अगर इतने ही बेहतरीन अस्पताल बनाए हैं तो जिना अस्पताल में क्या हो रहा है, सिविल अस्पताल में क्या हो रहा है, अब्बासी शहीद में क्या हो रहा है, फिर डॉक्टर आसिम को बाहर ज़रूरत क्यों पड़ी इलाज कराने की? हमारे जो जोमा हुकूमती वो क्यों जा कर के आगा खान अस्पताल से या दीगर बड़े बड़े अस्पतालों से या इवन बाहर के अस्पतालों से इलाज कराते हैं? अगर वाकई दूध और शहद की नहरें सिंध में बह रही हैं तो उससे मैं और आप क्यों मुस्तफीद नहीं हो रहे? आप तो चलो पंजाब में, आप तक तो छींटे दूर में आएंगे। नूरुल आरफीन, जरा ब्रेक पे पाँव रखो, जरा मुझे जवाब देने दो। बहुत, एक सवाल में 10 सवाल हैं आपके, अब मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम दे देना। बात यह है, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है आपके, लेकिन मैं एक कमेंट करके मैं आगे चला जाता हूं। आज आप टाइम, डेट, वक्त नोट रखिएगा। इमरान खान साहब की जो ये फ्रस्ट्रेशन है ना, इस वक्त जो गाली गलोच उनको ज्यादा कर दी है, आने वाले दिनों में इमरान खान भी नाहल होने जा रहे हैं और जहांगीर तरीन भी नाहल होने जा रहे हैं। ये बात आप रिकॉर्ड पे रखिएगा। अच्छा, अब आपने कहा गवर्नेंस के हवाले से, सेहत के हवाले से, देखिए कराची एक मुल्क है, कराची शहर नहीं है, 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है। हाँ, मैं नहीं कहता वहाँ पे आइडियल सिचुएशन है, वहाँ पे सेहत के बहुत अच्छे इंतजाम होने चाहिए, तालीम के बहुत अच्छे इंतजाम होने चाहिए। लेकिन एक बात, मैं एक हफ्ता पहले कराची था, मेरे एक अजीज हैं वहां से खिचीवाला से, उनका प्रॉब्लम था, वो अरनाबाद मेरा एरिया है, आपको पता है कि वहां से लेकिन कॉन्टेस्ट करता हूं, उनको कैंसर का इश्यू था। आगा खान में लेकर गया, मेरी डॉक्टर सिकंदर, वो जुल्फकार विरक साहब है वहां पे, डॉक्टर जुल्फकार, मेरी महेंद्रो साहब से, सिकंदर महेंद्रो साहब से मुलाकात हुई। आप खुद इस बात की गवाही देंगे कि जिनाह हॉस्पिटल कराची में इस वक्त जो कैंसर का इलाज हो रहा है, शायद वो जो मशीन, रोबोट मशीन उन्होंने इंपोर्ट की है, शायद 25 या 26 ममालिक के पास वो है।
अपने तय उन्होंने कोशिश की है, लेकिन मैं ये स्टिल ये समझता हूं बहुत कुछ करने की जरूरत है। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, पहले लोगों को कैंसर में मुब्तला किया जाए, उसके बाद उनका इलाज कराया जाए। आपकी मुस्कुराहट बड़ी कीमती है। जाना चकजई साहब, आपको खुशामदीद कहूंगा प्रोग्राम में। सर मुझे ये बताइए, मेरे सामने एक बयान मौजूद है शहबाज शरीफ साहब का, फरमाते हैं नून लीग हिमालय की तरह मजबूत है, दराड़ों के ख्वाहिशमंद दिमागी मुआयना कराएं। पहले तो उस अस्पताल का नाम बताइए सर जहां वाज़े तौर पर नून लीग में दरारें देखने वाले, जो एक हद तक शायद हकीकत से करीब कयास बातें कर रहे हैं, उनको भेजा जाए, रुजू किया जाए। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में जो रियाज पीरजादा साहब ने अभी चांद मारी की थी, उससे पहले चौधरी निसार साहब आपके ज़ब्त को आजमाते रहे, अगर ये दरार नहीं है तो दरार और किसे कहते हैं? दरार की तशरीह ये है कि हमारे 50 MNA हमसे डिफेक्ट कर गए, हमारे 200 MPs हम से चले गए, हमारे चौकी के लीडर्स चले गए हैं। दरार का मतलब ये नहीं, दरार का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इख्तलाफ राय बिल्कुल है, चौधरी निसार साहब से हम सीखते रहते हैं, वो तनकीद करते हैं, बाज़ औक़ात वो पब्लिक में करते हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए करते हैं। ख़ुद पीरजादा साहब को 3 जून में भी उन्होंने शिकायत और गिले किए थे, फिर हमने मना लिया था। एक बहुत बड़ी पार्टी जिसके 4 हुकूमतें हों, मरकज़ में भी हों, जिसके हज़ारों MPs हों, जिसके सैकड़ों MNAs हों, जिसके लाखों कारकुन हो और करोड़ों वोटर्स हों, तो ऐसी बड़ी पार्टी में इख्तलाफ राय, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिबेट, ये तो पार्टी का हिस्सा है। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ हम और हैं। लेकिन ये कहना कि पार्टी में डिफेक्शन हो गई है, मुझे आप मिसाल दें कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जा रही है, जो ज़राए से झूठ बोला जा रहा है कि ऐसे लोग बैठ गए और इतने MNAs MPs, अभी तक कोई भी ऐसी साजिश कामयाब नहीं हुई है जिससे आपको पता चले कि कौमी असम्बली में हमारे 50 MNAs ने PML की लीडरशिप को रिजेक्ट किया, या खुदा न खास्ता पंजाब असम्बली में या बलूचिस्तान असम्बली में या GB में या AJK में हमारी पार्टी के लीडरशिप के खिलाफ कोई बगावत है। तो ये तो हमारे मुखालिफिन की ख्वाहिश है जो पिछले 4 साल से उनके पास है। सर लेकिन आप चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के उस रिमार्क के बारे में क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा है कि अखलाकी तौर पर नाअहल शख्स जमात का सरबराह बुरा लगता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर अखलाकियात का मयार हमारे मुल्क में है तो अखलाकियात में तो बहुत सी बातें आ जाती हैं। क्या ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसाफ जो है वो बिकता हो, क्या अखलाकियात के लिहाज से ऐसे इदारों के सरबराहों को कंटिन्यू करना चाहिए? क्या ऐसे मुल्क में सर आप तो गवर्नमेंट है, आपने क्यों नहीं ये पहल की सिस्टम को सुधारने के लिए? सिस्टम एक पार्टी के बस में नहीं होता। इस मुल्क में जब तक कौमी नेशनल रिजॉल्व तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के दूररस रिफॉर्म के लिए एक पेज पे नहीं होंगे, एक पार्टी चाहे PML नून है, कल और पार्टी होगी, इसके इम्कानात नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म एक पार्टी नहीं कर सकती, पाकिस्तान में ब्रॉड टैक्स रिफॉर्म एक पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी रुकावट है, इंकलाब आ जाएगा। अच्छा सर, ये एक बात मुझे बताइएगा, शौकत बसरा साहब का इंतजार जरा ज्यादा तवील हो जाएगा, लेकिन मैं एक छोटा सा, आपकी हुकूमत एक काम तो कर सकती थी अगर करने पे आती। ये जो आए दिन अखबारात में, टेलीविजन पे खबरें आ रही हैं, दिन दहाड़े या रात में या शाम में, कोई वक्त का तायुन नहीं है, खवातीन मस्तूरात जो रोड पे डिलीवर कर रही हैं, कम से कम ये काम तो रोका जा सकता था या नहीं? देखिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक है, ये बिल्कुल हमारी इज्तिमाई अकल, हमारी ज़मीर, हमारी जो सिस्टम है उसके लिए सवालिया निशान है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसके खिलाफ बदतरीन इंक्वायरी होनी चाहिए अगर एक हॉस्पिटल में उनको जो है फैसिलिटी डिनाई की गई है। लेकिन ये एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आपने ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है, हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर आप रेशो के अतबार से, स्टेटिस्टिक्स के अतबार से एक सूबे की मिसाल दे सकते हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट है, जिसने हेल्थ में पिछले 4 सालों में तकरीबन जो 70 बिलियन थे उसको 250 से भी ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन बहुत बड़ा सूबा है, बहुत करना बाकी है। राइट सर, बहुत कुछ करना बाकी है। शौकत बसरा साहब, सर मेरे पास 1.5 मिनट है, उसके बाद फिर वक्फे पे जाऊंगा, फिर दोबारा आके आपका सब्र आजमाऊंगा। उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये सब्र आजमाने की कोशिश की है। कल कहा था कि इमरान खान अनाड़ी है, जबकि लोग कहते हैं कि इमरान खान एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कम से कम क्रिकेट के मैदान में। दूसरा, इमरान खान से बड़ा झूठा और मक्कार शख्स मैंने नहीं देखा।
इखलाकियात का ताना दे रहे हैं अपने से बड़ी उम्र वाले एक शख्स को जिसका एक्सपीरियंस इनकी उम्र से कहीं ज़्यादा है। उसने प्रैक्टिकल लाइफ को ज़्यादा देखा है, उसने पॉलिटिकल लाइफ को ज़्यादा बरता है। इखलाकियात का ताना देकर अगर आखिर में एक गाली दे दी जाए तो क्या उस शख्स को उसके मुंह से इखलाकियात की बात अच्छी लगती है? अगर 1 मिनट में जवाब दें, क्योंकि 30 सेकंड का फतवा मेरा हो गया। नूरुल आरिफीन, पहली बात तो जो आपने कही खिलाड़ी वाली, मैं खुद एग्री करता हूं कि वो क्रिकेट के खिलाड़ी बेहतरीन थे और उन्होंने बहुत नाम कमाया है। तो मैं वो नहीं, हर क्रिकेट का खिलाड़ी सियासत में कामयाब हो जाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता। बाहर उन्होंने कोशिश की है, लेकिन मुझे अंजाम इमरान खान का असगर खान जैसा लगता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं तो तर्ज तखातुब की बात कर रहा हूं सर। जल्दी से आप जवाब इनायत कीजिए। मैं आ रहा हूं उसके ऊपर आ रहा हूं। अब मुझे बताइए कि उन्होंने क्या गलत कहा। अब खान साहब को जिस अंदाज में वो गुफ्तगू करते हैं, जिस अंदाज में वो बातें करते हैं, जो उनका तर्ज पाकिस्तान की सियासत में गाली गलोच, उन्होंने क्या कहा? बिलावल साहब ने जो बात कही, क्या उन्होंने कोई बात गलत कही है तो मुझे बता दें। जिस बात पे आपको इतराज है कि ये बिलावल साहब का फिक्रा गलत है, मुझे वो निकाल दें। बिलावल साहब ने वो कहते ना आईना दिखाया तो बुरा मान गए भाई, उनको हम तो वो बताया कि सिर्फ इतना है कि अगर यही स्टेटमेंट इमरान खान की तरफ से होता तो ये सख्त गैर पार्लिमानी, सख्त गैर इंसानी किस्म का जुमला होता, लेकिन क्योंकि ये बिलावल साहब की जुबानी आया है तो इसलिए शौकत बसरा को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। नाज़रीन, इसी लतीफे के साथ यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। नाज़रीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जान साहब, शहबाज शरीफ साहब का एक बयान मेरे सामने मौजूद है। फरमाते हैं खिदमत खोखले नारों से नहीं होती, मट्टी के साथ मट्टी होना पड़ता है। रायविंड का जो महल है उसमें मट्टी कहाँ आती है सर? उसके आसपास तो इतनी ग्रीनरी है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी पे ख़त्म कर दूं तो भी पैदल नहीं कवर कर सकता इतना बड़ा एरिया। मट्टी तो हम जैसे छोटे लोगों के मुकद्दर में होती है, और हुकूमती उमरा और जोमा के नसीब में मट्टी कहाँ? शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इंतज़ामी लिहाज से, गवर्नेंस के अतबार से पंजाब का सूबा पूरे पाकिस्तान में उनकी मैनेजमेंट को अप्रिशिएट किया जाता है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंसानी तरक्की में की है वो पाकिस्तान के किसी दूसरे सूबे में किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं की है। इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि वो एक हार्ड वर्किंग 18 आवर्स अ डे पर्सन है, जो सबको मालूम है। सर ये आपकी बहुत माजरत के साथ आप जो बात कर रहे हैं वो 16 आने दुरुस्त है, वो अनचैलेंजेबल है, अनडिनायबल होगी यकीनन, लेकिन ये मेरा सवाल नहीं है। मैं, आप तो उनके खसाइल मुझे बता रहे हैं, आप उनकी फयूज़ और बरक़ात मुझे बता रहे हैं। मैं तो रायविंड के महल की बात कर रहा था, वहां मट्टी है। मैं तो सिर्फ जनरल नॉलेज का एक सवाल पूछ रहा था। अब ये आपने पेपर बना दिया, आप मुझसे जनरल नॉलेज के सवालात पूछ रहे हैं। मैं खुद रायविंड का महल मुझे नहीं मैंने देखा है नहीं कि वो महल है, घर है ना, मैं वहाँ पे गया हूँ, लेकिन अगर आप गए तो आप शेयर करें। अच्छा, आप हुकूमती ऐवानों का हिस्सा होने के बावजूद भी कभी तुक्का नहीं लगा कि आप ये रायविंड का महल ही देख सकते? मतलब बदनसीबी की लिस्ट में सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो कर रहे हैं। अच्छा, अब नंबर आता है शौकत बसरा साहब का। शौकत साहब, सर ये मुझे बताइए, एक खबर मेरे पास से बताती है कि जरदारी साहब कराची पहुंच गए, मलिक हाकिमीन को आला नस्ल का घोड़ा तोहफे में दिया। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यहाँ जो इतने सारे लोग मौजूद हैं, आपके ख्याल में वो इतनी अय्याशी का तसव्वुर कर सकते हैं? आला नस्ल का घोड़ा, यहाँ खच्चर रखने को जगह नहीं है घर में, खुद आदमी रह ले बड़ी मुश्किल से, यहाँ साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है, 80 गज का मकान है, पूरी ज़िंदगी उसमें गुजारनी पड़ जाती है। जिना अस्पताल में लाल दवाई लेने के लिए जाता है तो डॉक्टर जूते मार के निकाल देते हैं, जब तक पर्ची ना हो तब तक वहाँ एक्सरे नहीं करवाया जा सकता। और सुभान अल्लाह, मतलब हाकिमों की तो ये न करें कि आला नस्ल का घोड़ा। मेरी तकरीर ख़त्म हुई। नूरुल आरिफीन, आपके प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो आप एक फ़िक्रा उठाते हैं और सवाल करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, मलिक हाकिमीन साहब जिनको घोड़ा दिया गया है, वो कॉल अगर खबर के मुताबिक है तो जाहिर है उनके घर में जगह होगी तो उन्हें घोड़ा लिया है ना उन्होंने। और इसमें ये भी तो हो सकता है उनको पहले घर दे दिया। और सर माशाल्लाह जरदारी साहब तो बड़े वसीउल नजर, वसीउल ज़र्फ़ आदमी है। इसमें कोई शक नहीं, वो यारों के यार हैं
वो जिसके यार हैं वो यार हैं, जिसके मुखालिफ हैं उसके मुखालिफ हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। लेकिन मलिक हाकिमीन साहब का बैकग्राउंड आप नहीं जानते। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो शख्स हैं जिन्होंने ज़िया के दौर में कोड़े खाए, किले काटे, जेलें काटी, और उनका वो बाय बर्थ जेले हैं। अगर फर्ज करें उनका ऐसा कोई शौक था, उन्होंने डिमांड की या उनको वैसे दे दिया गया, सारे मलिक हाकिमीन खान साहब माशाल्लाह नहीं मैं घोड़ा देने लेने के ऊपर तो कतई वो अगर घोड़ा दे वो किसी को फूल दे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि सर यहाँ जो रियाया है हम जैसी उनके मतलब नगरी में, उसको भी जीने का हक दे देना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था नूरुल आरिफीन जैसे अगर ये घोड़ों के शौक की बात की, जैसे अगर उनका घोड़ों को शौक होगा तो माशाल्लाह जैसे आपका देखें ना बम्बार्डमेंट सवालों की, इसका आपका शौक है, आप एंकर हैं, आप उस पर तहकीक भी करते हैं, आप रिसर्च भी करते हैं। बाकी जाहिर है जो हुक्मरान है उनका पहला अवलिन फ़र्ज जो है वो अपने अवाम के हकूक़ का ख्याल रखना, उनके मामलात को देखना, और कोई भी खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये बात आपने 16 आने सच कही है। आप पहले अपना काम कर लें, उसके बाद घोड़ा दे, गधा दे, खच्चर दे, नोबडी वांट्स टू नो इवन। वाहिद पाकिस्तान में आज भी पाकिस्तान में ऐसी जमात है जिसका मंशूर गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हैव नॉट्स के लिए आज भी हमारा रोटी कपड़ा और मकान नारा है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों में कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू की इजाजत प्रोग्राम में अगर आपने दे दी तो फिर बहुत कंट्रोवर्शियल सवालात हो जाएंगे, इसलिए मेरा ख्याल है लाइटर नोट पर प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। अच्छा सर, जान साहब की तरफ जाऊंगा। जान साहब मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से और ये आपकी सूरत-ए-हाल से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जान साहब सर ये मुझे बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब को हाल ही में पता चला कि थाने कचहरी में इंसाफ बिकता है। ये खबर तो पुरानी हो गई है, मेरा 1.5 साल का बेटा भी ये बात मेरा ख्याल है जानता तो होगा, आज घर जाके कंफर्म कर लूंगा मैं। दूसरी बात, उनको उसी दिन इल्हाम हुआ था कि नैब करप्ट तरीन इदारा है, उनके इल्हाम का फौरी नोटिस लिया चेयरमैन नैब ने, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नोटिस लिया। उन्होंने जवाब दिया, मेरे चार्ज लेते ही आपको ये नज़र आया 30 साल इक़्तिदार में रहने के बाद कि नैब करप्ट तरीन इदारा है। इस बात का क्या जवाब है सर? हालांकि जवाब इसका हो नहीं सकता। देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स यकीनन इस मुल्क की ज़रूरत है। थाना कचहरी का जो हाल है वो हम सब के सामने है। अभी तक हम सब, आप किसी भी हुक्मरान का नाम लें, खुली तौर पे हम कामयाब नहीं हुए जो थाना कल्चर है उसको बदलने में। उसके 110 वजूहत हो सकती हैं। मैं बिल्कुल इस बात पे आपके साथ एग्री करता हूँ कि किसी भी थाने में आप जाएँ वो थाने वही हैं जो माजी से चलते आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि नैब के हवाले से तनकीद तो करना हर एक का हक है। नैब एक इदारा है हुकूमत का, जिस तरह दूसरे इदारे हैं। तो नैब के हवाले से अगर शहबाज शरीफ ने कमेंट किया है, ये उनका हक है, क्योंकि नैब के बारे में बहुत से कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत से सवालात हैं। यही नैब पे पीपल्स पार्टी ने सिंध में पाबंदी लगाने की कोशिश की, क्योंकि इनके ख्याल में नैब जो है वो करप्शन को प्रमोट करती है। KPK में PTI ने या अपना नैब का दुकान खोला, उन्होंने इस नैब पे पाबंदी लगाई। तो नैब के हवाले से एक राय रखना, दूसरी राय रखना, इस पर तो कोई पाबंदी, यानी आपको इतराज़ इस हवाले से नहीं होनी चाहिए कि हमें मालूम है कि जो नीचे लेवल की करप्शन है वो तो है। अब नैब किस हद तक इस पे काबू पाने में खुद कामयाब हो जाएगी, इसका एक सवाल हमारे सामने है। अब नए चेयरमैन साहब यकीनन वो एक उनका एक रेपुटेशन है, वो जो उनकी एसेट है और हमारे लिए भी एक एसेट है, वो किस तरह नैब को रिफॉर्म करते हैं। नैब में बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो हम सब की जिम्मेदारी है, तमाम सियासी पार्टियों की, कि नैब को हम रिफॉर्म करें, इसको एक पॉलिटिकल टूल ना होने दें। और जिस तरह करप्शन एक कंट्रोवर्शियल करप्शन के लिए इकदामात एक कंट्रोवर्शियल इशू बन गया है, एक जानिबदार प्रोसेस बन गया है। अच्छा शौकत बसरा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, थोड़ा सा मुझे एजुकेट कीजिए। ये फरमा रहे हैं जरदारी साहब, गॉडफादर लंदन से मफाहमत के पैगामात भेजता है, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता, LNG के हर जहाज पर $4 मिलियन कमीशन लिया जाता है, भुट्टो ने पासपोर्ट दिया। 2 सवालात हैं सर जनरल नॉलेज के। मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता, सुभान अल्लाह। अब हदीस याद आ रही है, उस वक्त क्या हुआ था कि जब उन्होंने कहा था कि सियासी मुआहदे कुरान और हदीस नहीं हुआ करते, वो बस एक सियासी बयान हुआ करता है। दूसरी बात, LNG के हर जहाज पर $4 मिलियन कमीशन लिया जाता है, मतलब सर नोटिस आ जाएगा। जरदारी साहब कमीशन के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल इंतहाई अहम, भुट्टो ने पासपोर्ट दिया।
अच्छा ये मुझे बताइए, इस मुल्क में जितना कुछ दिया उसे भुट्टो ने दिया है? भुट्टो को ये सब कुछ किसने दिया था? इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, मैं पहले मतलब पहले, सर पहले, पहले, हर चीज अच्छी भुट्टो ने दे दी। मैं यहाँ रूअफ़ज़ा पीने के लिए आया हूँ, इससे पहले वाले क्या करके गए थे मुझे बताइए? अवाम ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भुट्टो बनाया। सर भुट्टो वाली बात का सबसे आखिर में जवाब लूंगा आपसे। सर भुट्टो वाली बात का जवाब सबसे पहले कुरान और हदीस, दूसरा LNG। भुट्टो वाली बात पे आप 5 मिनट ले लेंगे, मुझे पता है मैं इस पे बात नहीं करूंगा। आता हूँ नहीं आता हूँ। वो तख्तादार पे लटक गए खल्के खुदा के लिए, दुरुस्त है। उन्होंने पाकिस्तान को एटम बम दिया, उन्होंने पाकिस्तान को अवाम को जबान दी। चले मैंने ये सवाल ड्रॉप कर दिया, भुट्टो साहब ने ही पासपोर्ट दिया, LNG के ठेके और हदीस पे आइए। शुक्र है, सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट नहीं दिया, उन्होंने एटम बम दिया, इस्लामी मौलिक को इकट्ठा किया। अच्छा मैं उससे आगे बढ़कर के कहता हूं, उससे आगे बढ़कर के मैं एक बात करता हूं कि ये मिसाल के तौर पे आप ये कहिए कि भुट्टो साहब ने कैमरा भी इन्वेंट किया, ठीक है, आप ये कहेंगे, बखुदा मैं ये भी मान लूंगा, इस प्रोग्राम में बहस नहीं करूंगा, क्योंकि लालच मेरी ये है कि आप दो बातों का जवाब दे दें। एक, जरदारी साहब को कब से कमीशन पे एतराज हो गया, और दूसरा ये कुरान और हदीस की जब बात हो रही है तो ये बातें उस वक्त क्यों मेमोरी में नहीं थी, ये क्यों उस वक्त भूल गए? सुन ले, आपने कमीशन माफिया की बात की। देखें पाकिस्तान जिन्होंने बात की, आसिफ साहब ने, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने क्या कहा है? उनको गॉड फादर कहा, सिसिलियन माफिया कहा, डॉन कहा, और शरीफों का तो काम ही कमीशन खाना है और कमीशन लेना है। अगर आसिफ साहब ने ये बात कही है मेरे भाई, तो उसका सबूत मौजूद है कि LNG के जहाजों पे ये इतना टिका। अच्छा सर, अगर इस वक्त जान अचरजई साहब आपसे सवाल कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब को पहले क्या कहा जाता था? सुन तो ले जो बात आप कहना चाहते हैं उस पे आ रहा हूं। नहीं मैं क्यों कहूंगा, मुझे कोई नोटिस थोड़ी रिसीव करना है, मैं कुछ नहीं कह रहा, पहले सब लोग सब कुछ कह चुके हैं, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं। सुन ले अब मुझे जवाब दे लेना, बड़ा जरूरी जवाब है ये। आसिफ साहब पे जितने मुकदमात बनाए, इसी गॉड फादर ने, उसी ज़ियाउल हक ने, और उसका जो माइंड सेट था बनाए उन्होंने पाकिस्तान। और मैं समझे उन्होंने जब मुकदमात बनाए शहीद बीबी पे, आसिफ साहब पे 12 साल जेल में रहे, और आज उन्हीं के दौर में आसिफ साहब बाइज्जत तौर पर अदालतों से बरी हुए। मेरे भाई अगर परसेप्शन, ये मैं खुद मानता हूं, आसिफ साहब के मुतालिक इतनी मीडिया में उनकी टारगेट किलिंग की गई है, इतना कुछ उनके को मुतालिक कहा गया है। भाई अदालतें भी यहाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ है, नैब भी यहाँ है, अदालतें भी यहाँ है। पाकिस्तान की क़यादत को किसी अदालत से सजा नहीं हुई है। अगर आपका जवाब पता नहीं पूरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कुरान और हदीस वाली बात का जवाब नहीं मिला। इसी तशनगी और भारी दिल के साथ नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है अपने मेहमानों से। जान साहब ये मुझे बताइएगा, वज़ीर सनत है पंजाब के अलाउद्दीन, शेख अलाउद्दीन साहब, उनका एक बयान मेरे सामने मौजूद है। फरमाते हैं हुकूमत ने सुर्खी पाउडर, गाड़ियों और छालिया पान जैसी आवाम दुश्मन अशिया पर टैक्स लगाया है। इनमें से एक चीज़ भी गरीब आदमी के लिए फ़ायदेमंद नहीं। दूसरी तरफ उन्होंने हेल्थ टिप दी है, एक बड़ी ज़बरदस्त, नादिर और नायाब, जिस पर इनका नाम मेरे ख्याल है गिनीज बुक में तो ज़रूर भेजना चाहिए। फरमाते हैं क्या कौमों ने जंगों में कुत्ते बिल्लियाँ पकाकर नहीं खाए? इनको कोई रेस्टोरेंट खुलवा करके जान छुड़ाएंगे, वहाँ पे कुत्ते पकाएं, बिल्लियाँ कुछ भी खिलाएं लोगों को, लेकिन इनको वज़ीर सनत दिया है और ये हेल्थ टिप दे रहे हैं जुबैदा आपा की तरह, और वो भी इस कदर उल जलूल। कुत्ते बिल्लियाँ खाएंगे हम लोग, और सुर्खी पाउडर आवाम से, चूंकि आवाम दुश्मन है वो चीज़ें, इसलिए आपने पाबंदी लगाई है। आवाम को तो हवा भी चाहिए, वो हवा भी बंद है उनकी, आवाम को तो पानी भी चाहिए, अल्लाह का शुक्र है वो भी नहीं आ रहा। देखिए पहली बात हुई है कि जो हमारे इंपोर्ट्स बड़े हैं उन चीज़ों पे लगाई गई हैं ये टैक्स, ये ड्यूटी, जो अमूमन लग्जरी आइटम्स में आते हैं या एलीट के बजट में आते हैं। आप किसी भी बड़े स्टोर में जाएंगे तो आपको, जिस तरह आपने इशारा भी किया, बिल्ली और कुत्ते के जो खुराक है वो इम्पोर्टेड आते हैं। यहाँ पे हम अपने जो करप्ट हमारे एलीट है उनके लिए ये मवाद है। इसी तरह जो लग्जरी आइटम्स है जिसमें पॉश गाड़ियाँ हैं उन पर लगाई गई हैं।
जिनकी कीमत जो है वो तकरीबन करोड़ प्लस है। इसी तरह तीसरा आइटम जो है वो जो ओट और सीरियल इंपोर्टेड क्वालिटी है वो आप देखते हैं यहाँ पे हर स्टोर में होता है, जबकि हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। ये एक ऐसा आइटम है, लग्जरी आइटम है। जो आपने इशारा किया, मेकअप में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लग्जरी हैं, लग्जोरियस है, उन पे लगाया गया है, क्योंकि इम्पोर्ट मेकअप के खिलाफ अगर खवातीन ही उठ खड़ी हुई तो हुकूमत को सर्वाइव करना मुश्किल नहीं हो जाएगा सर? आम खवातीन जो हैं वो पेरिस और न्यूयॉर्क और गुची और दूसरे जो ब्रांड आइटम्स हैं वो पर्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं करती, लिहाजा उनके लिए कोई इशू नहीं होगा। जो इलीट है वो खुद बाहर जाके ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो आते हैं पाकिस्तान में एज इम्पोर्ट उन पे ड्यूटी लगाई गई है। राइट। अच्छा शौकत बसरा साहब, ज़रा वक्त की कमी है, ये मुझे बताइएगा सर। आपने बहरहाल, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता दूँ, आपने कुरान और हदीस वाली बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं पूछूंगा अगला सवाल। हुक्मरान फंसते हैं तो माफिया मांगकर बाहर चले जाते हैं। खुर्शीद शाह साहब 22 अक्टूबर को अपने एक बयान में फरमाते हैं। अच्छा, अब ये मुझे बताइए, हुक्मरान माफिया मांगकर बाहर चले जाते हैं, ये बात भी मेरी याददाश्त में है, लेकिन मेरी याददाश्त में वो खूबसूरत लम्हा भी है जब किसी को ये कहा गया था कि आप सिर्फ 3 साल के लिए हो, हम यहाँ हैं हमेशा के लिए, और उसके बाद ऐन गैन 9-2-11, और उसके बाद बीमारी का बहाना, और जब तक राहील शरीफ साहब यहाँ थे उस वक्त तक उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई, लेकिन जैसे ही राहील शरीफ साहब ठीक हुए, यानी कि वो दागे मफारकत दे गए, उसके बाद जरदारी साहब भी ठीक हो गए, पीपल्स पार्टी भी ठीक हो गई, आप भी ठीक हो गए, सब ठीक हो गया, मैं ही खराब हो गया बस। नहीं नूरुल आरिफीन, बात यह है आपकी हर सवाल में शरारत है, और जाहिर है कि वो एक बयान को आप लेके सवाल करते हैं। आपने जहाँ तक कुरान और हदीस वाली बात की थी, पहले मैं उस बात का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, इस बात को मनसूब किया गया जरदारी साहब से, मेरा ख्याल है कि उसको पस मंज़र से हटाकर पेश किया गया। ये नवाज शरीफ का और इनका जो गॉडफादर का मीडिया है, मनपसंद इनका एक जो जहाँ से ये खबरें तोड़ मोड़ कर पेश करवाते हैं, वहाँ से इस बयान को उन्होंने उस वक़्त जब ये डायलॉग कर रहे थे हमसे, इस बयान को चलवाया गया। और जहाँ तक आपने कहा कि आसिफ साहब ने 3 साल वाली बात कही, देखिए मुझे एक बात बताइए, आपने कहा वो चूँकि जनरल साहब चले गए अब आप वापस आ गए। नहीं मेरे भाई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पीपल्स पार्टी, आसिफ साहब ना उनसे कोई डर के गए थे, ना उनसे कोई मुआहदा करके गए थे, ना उन्होंने ये कहा था जब तक मैं आऊँगा वापस नहीं आना। पीपल्स पार्टी पे हर बात आप कह सकते हैं, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी की क़यादत डर के सियासत करती है, कोई मुआहदा करती है। मेरे भाई, हमने 12-12 साल जेल काटी है, ज़बानें कटवाई हैं, शहादतें ली हैं, फांसियां ली हैं, कोड़े खाए हैं, हम तख्ता धार पे लटक गए हैं, लेकिन हमने आमरों से कभी मुआहदे नहीं किए, माफीनामे नहीं लिखे रातों रात। वो जो खुर्शीद शाह साहब ने कहा है, ये जो मियाँ साहब बड़ी बढ़के मार रहे हैं और मौला जट बन रहे हैं, रातों रात भाग गए तो पूरी कौम सो रही थी। माफीनामा भी लिखा, नौकर भी साथ ले गए, संदूक भी साथ ले गए, और बाद में फिर आके चैंपियन बन गए, मैं बड़ा जमहूरियत का चैंपियन हूँ। इसलिए आप जो बात पीपल्स पार्टी से मंसूब कर रहे हैं कि हम डर के सियासत करते हैं, आपने उसकी तरदीद फरमा दी। जान साहब सर, ये मुझे बताइए, 2 खबरें मेरे पास और हैं। अच्छा, ये आपको लगेगा शायद कि ये एक दूसरे से मुतसादिम है, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि ये एक दूसरे से मुतसादिम नहीं है। पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब फरमाते हैं सिक्योरिटी ठीक होने से पाकिस्तान में मामलात बेहतरी की जानिब गामज़न है, यानी एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स, इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी खबर है 21 अक्टूबर 2017 की, बताती है फैसलाबाद में गधों के मुकाबले हुस्न का इनेकाद, पंजाब भर से गधे लाए गए। बात तो ठीक है, माहौल ठीक हो रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, स्टील मिल नहीं चल रही, सो व्हाट। वो जर्मनी का वो गोरा आकर के एक जहाज जेब में डाल के ले गया, सो व्हाट, हु रियली केयर्स। यहाँ मेरी होंडा 50 कोई ले जाए तो मैं उसकी अगली नस्लें खा जाऊँ, लेकिन यहाँ हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। नीरू वहाँ आलम अरवाह में उसको वहाँ पे जूते पड़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे उसको साथ उसके साथ जो किया जा रहा है, नीरू भी परेशान होगा कि ये कौन आ गए। जहाज सालिन जहाज ले गया, कुछ नहीं हो रहा, यहाँ गधों का मुकाबला हुस्न हो रहा है। मतलब मैं खुद अजीब सा फील कर रहा हूँ इस वक्त। असल में अगर आज हम बांसुरी बजा रहे होते जिस तरह आपका इशारा है नेहरू वाली, तो मेरे ख्याल में आप कराची में खुदा न खास्ता उन स्टेटिस्टिक्स में होते जिसे कहते हैं बोरी बंद लाश मिल गई। तो शुक्र करें कि कराची में अमन आ गया। ये इसके लिए कुर्बानियाँ और एफर्ट्स इसी हुकूमत ने की हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने इम्प्लीमेंट किया है। तो एक बात, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जो है अंधेरों में डूबा हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह लोड शेडिंग तकरीबन ख़त्म हो गया है। तीसरी अहम बात ये
कि इस वक्त पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के $9.5 बिलियन रिकॉर्ड जो है वो 13 से ज़्यादा मोटरवे बन रहे हैं, इसी गवर्नमेंट ने किए, जिसका मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट का है। सर स्टील मिल को गिरा करके पब्लिक पार्क बनाने की नौबत आ गई है, उनको व्हील कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे जो पब्लिक सेक्टर है वो बीमार है, उनका जो है इलाज प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन सियासी इत्तेफाक राय ना होने की वजह से, हमारी चार्टर ऑफ इकोनॉमी ना होने की वजह से हम अकेले इकोनॉमी के जो चैंपियन थे वो तो वहाँ कोर्ट में केस भुगता रहे, सुबह में कोर्ट में होते हैं, शाम में दफ्तर में बैठते हैं। जब डॉक्टर के पास ही इतनी मसरूफियत होगी तो मरीजों को क्या होगा? वो उनका नहीं पीआईए हम इसलिए प्राइवेटाइज नहीं कर सके कि हमारे मुखालिफिन ने हमारी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के खिलाफ। नहीं, प्राइवेटाइजेशन हर मसले का हल भी नहीं है सर, लिहाजा ये मुमकिन नहीं था पोलिटिकली। प्राइवेटाइजेशन हर मसले का हल भी नहीं है। मैंने मायजा अमीन साहिबा से अपने प्रोग्राम में पूछा था तो वो मुझे हर मसले का हल दुरूद शरीफ तजवीज़ कर रही थी। मैं उनसे नाम पूछ रहा था, वो मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर बता रही थी। आप भी यही कर रहे हैं सर। मुझे ये बताइए, पीआईए में जहाज नहीं उड़ रहा, अब जहाज उड़ने के लिए आप प्राइवेटाइजेशन का सहारा लेंगे। पीआईए में जहाज की हालत खराब है, उसके लिए आप सदके का बकरा करके और उसको लोटे से धुलवा करके और पीआईए का जहाज उड़वा देंगे। इससे प्राइवेटाइजेशन का ताल्लुक तो कोई नहीं है ना सर। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो दुनिया में कोई एक मुल्क बताएं जो कारखाने चलाते हों, जो जहाज चलाते हों। ये हम हैं जो अभी तक उस कॉन्सेप्ट में। दुरुस्त आपकी बात। आपके सवाल के जवाब में मैं अपना जवाब इनायत करना चाहूंगा, काइंडली जरा सुनिएगा। दुनिया का कोई एक मुल्क बताइए जहां पे आवाम को पीने का साफ पानी ना मिलता हो। दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क बताइए जहां पे सियासी जमातें 2-2, 3-3 बारियां लेती हैं, जमहूरियत की बेसुरी रागनी अलापती हैं, लेकिन जमहूर रोड्स पे बच्चे डिलीवर कर रहा होता है। जहां नाअहल होने के बाद वजीर आजम, वज़राए आजम के काफिले से बच्चे रौंदे जाते हैं। जहां खादिम आला कहलाने वालों के सूबे में बच्चों के 10-10 साल के बच्चों के दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। और बहुत सारी मतलब तवील बात हो जाएगी, बहस हो जाएगी सर। ये तो दुनिया के किसी मुल्क की मिसाल अगर हम ले रहे हैं, वहां अच्छा भी तो कुछ होता होगा ना। शौकत बसरा साहब के पास जाऊंगा सर, बिल्कुल इख्तितामी लम्हात है। शौकत बसरा साहब, सर मुझे ये बताइए, पंजाब में चले मान लिया सब खराब है, पंजाब में सब खराब हो गया, सिंध में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। अगेन मैं वही कहूंगा, बिलावल साहब जो हैं वो पेशावर फतह करने के लिए निकले। यहाँ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक यहाँ कंटेन नहीं हो पा रहा। PS 114 की एक सीट मिलने से अगर आप खुश हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। क्या लगता है अगली मर्तबा में सिंध में भी कुछ बचेगा या सब? इंशाल्लाह एक तो आपको NA4 का भी रिजल्ट का इंतज़ार करें, जहाँ पे आज बिलावल साहब ने जलसा किया है। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में पहले से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। और मैं आज आपको रिकॉर्ड पे ये बात ना बताएं, ये बात ना बताएं। आप अगर 200 में से 500 सीटें ले जाते हैं वो मेरा मसला नहीं है। मुझे ये बताइए थर में क्या अगली मर्तबा अम्बात नहीं होंगी? मुझे ये बताइए कि क्या अगली मर्तबा डॉक्टर आसिम जैसे लोगों को इलाज के लिए लंदन नहीं जाना पड़ेगा? कोई एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन आप ऐसा बना देंगे जहां आसिफ अली जरदारी, नूरुल आरफीन सिद्दीकी, शौकत बसरा या जैद बकर हारिस एक लाइन में लग करके अस्पताल की पर्ची कटवाएं? ऐसा होगा? पीने का साफ पानी होगा? नूरुल आरिफीन मैं नहीं कहता कि, पहले मैं कह चुका हूं कि कराची या सिंध में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, वहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सिंध गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, आप कराची में आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो कराची का माहौल था, कराची में जो उसमें नो डाउट बहुत बेहतरी आई है। नाज़रीन, शौकत बसरा की इसी पॉइंट के प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली वाइंड अप करने का वक्त हुआ है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और प्रोग्राम आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।